जी पेज 128 पे थे हम। पॉइंट 3 हमने पढ़ा था जिसमें हमने ये बात की थी कि लेसर एक बैंक होता है या लीजिंग कंपनी होती है। और इसके बारे में हमने 3 बातें पढ़ी थी। एक बात ये पढ़ी थी कि लेसर जो लीज से पैसे ले रहा है वो इसकी बिजनेस इनकम है जो किराया ले रहा है। दूसरी ये बात ये पढ़ी थी कि लेसी डेप्रीशिएट नहीं करेगा, लेसर इनिशियल अलाउंस भी निकालेगा, लेसर डेप्रीशिएट भी करेगा। और तीसरी बात ये पढ़ी थी लेसी को के लिए अ डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर लीज रेंटल पेड, उसको रेंट पेड की डिडक्शन अलाउ होगी। कितने लोगों ने वो चारों बातें एक सफ़े पे जाके लिख ली थी? ये आज जाके लिख लीजिएगा अगर पिछली क्लास में नहीं लिख सके। ओके, पेज 128 पॉइंट नंबर 4। इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काश सिलेबस में ना होता। पास पेपर में तो कभी टेस्ट नहीं हुआ और ना कोई टेस्ट होने का चांस है इतना। देयर इज अ बिजनेस जो थोड़े अरसे के लिए होता है। मिसाल के तौर पे एक वेंचर है। वेंचर एक ऐसा बिजनेस होता है जो थोड़े अरसे के लिए है। एक वेंचर, एक बिजनेस शुरू हुआ। ये जो बिजनेस शुरू हुआ वेंचर थोड़े अरसे के लिए, इसके ओनर 2 थे। एक इसका ओनर था बैंक और एक इसके ओनर थे इंडिविजुअल्स, यानी सरमाया जो डाला कारोबार में। तो कारोबार में बैंक ने भी सरमाया डाला और कारोबार में इंडिविजुअल्स ने भी सरमाया डाला। इस वेंचर को प्रॉफिट आया, बाहर तरह चुप करा दो। इस वेंचर को प्रॉफिट आया मिसाल के तौर पे 100। इस प्रॉफिट के 2 हिस्से किए। इस प्रॉफिट में कुछ नॉर्मल ऑपरेशंस से प्रॉफिट आया और कुछ प्रॉफिट इसमें आया इंटरेस्ट इनकम की मद में। मिसाल के तौर पे एक वेंचर था, उन्होंने सोचा था भाई सड़कें बनाएंगे, तो 10-12 साल के लिए सड़कें बना के बस फिर और तो गवर्नमेंट ने हमें प्रोजेक्ट देना नहीं, सड़कें तो सारी अच्छी जगहों पे बन जाएंगी, बस फिर हम छुट्टी करेंगे। तो इसको पहले साल प्रॉफिट आया 100 का। इसमें सड़कें बनाने से प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट इनकम आई। सड़कें बनाने से इसको प्रॉफिट आया 80 का, इंटरेस्ट इनकम आई इसको 20 की। अब शेयर होल्डर्स ने कहा ये 100 हमें बांटो। इन्होंने 100 बांटा। इस 80 में से बैंक का 40, बैंक ओनर है, और इंडिविजुअल्स का भी 40। ये जो 20 है, इस 20 में से बैंक का 10 और इंडिविजुअल्स का भी 10। अब पॉइंट 4 पढ़ें। वेयर एनी म्यूचुअल के आगे डाल दें स्लैश। वेयर एनी म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल फंड डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट, देखें, वेयर वेंचर कैपिटल फंड डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट, बांट रहे डिविडेंड की फॉर्म में। डिस्ट्रीब्यूट, जब तक ये 20 इसके पास है तब तक प्रॉफिट है, जब बांट दिया तब डिविडेंड है। टू एनी बैंक डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट इनकम टू एनी बैंक, इस फिगर की बात कर रहा है। टू एनी बैंक इट विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कहते हैं ये बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ना के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बैंक की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, इट इज बैंक्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। नोट कर लें।
वैसे टाइम इज आया हुआ है, पर कोई इतना डिटेल में नोट करने की जरूरत नहीं थी। ये नॉर्मल ऑपरेशन लॉस लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट इनकम। भाई असल में ये डिविडेंड इनकम है, असल में ये डिविडेंड है। इनकी बात नहीं करनी आपने, इनको छोड़ें। असल में ये डिविडेंड है, बल्कि इसको नोट ही ना करें। असल में ये डिविडेंड है, और डिविडेंड इनकम कुछ हालात में अदर सोर्स में भी जाती है। ये भी आपके सिलेबस की बात नहीं है। आपको पता है डिविडेंड अदर सोर्स में नहीं जाती, आपको पता है डिविडेंड कहां जाता है? फाइनल टैक्स में। तो कहते हैं ये डिविडेंड इसका अदर सोर्स में ना लेके जाओ, बैंक का काम ही इंटरेस्ट इनकम कमाना है। तो जो डिविडेंड बैंक ने कमाया ये इसकी कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। पढ़े, वेयर एनी वेंचर कैपिटल फंड डिस्ट्रीब्यूट बांटे, डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट, वेयर एनी वेंचर कैपिटल फंड डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट टू एनी बैंक। बैंक किसका ओनर है? ये लिख लें, बैंक ओनर है। यहां कैपिटल दिया हुआ है, लोन नहीं दिया हुआ। इट विल बी चार्जेबल अनदर इनकम फ्रॉम बिजनेस इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, ये छोटा सा आईकेएफ की किताब में सवाल आया हुआ था, एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट इन वेरियस सिचुएशंस। ये 2, 3 और 4 पढ़ लीजिएगा। 2, 3 और 4, ठीक है। इसका जवाब ये दे दीजिएगा अगर कभी पेपर में आया। नेक्स्ट सेक्शन 20। चलें जी, अब मेन बात शुरू हो गई है। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। पॉइंट 1, इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं तो पढ़ें। अब जिनमें जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो पोर्शन चैप्टर का शुरू होने लगा है। इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए अ डिडक्शन शेल बी अलाउड, खर्चा माइनस करने की इजाजत है। फॉर एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा आप कर दें, इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, अगर खर्चा बिजनेस के लिए आपने किया। अब इसकी एक मिसाल हो सकती है एक्सक्लूसिवली की, जो नीचे दी हुई है। अमजद हैज ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक, अमजद ने एक बैंक से लोन लिया है फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग अ न्यू कार फॉर पर्सनल यूज। लोन का मकसद था घर के लिए गाड़ी खरीदेगा। हाउएवर, ताहम, ही यूज द लोन, उसने लोन को इस्तेमाल कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग सम फर्नीचर फॉर शॉप, उसने उसको इस्तेमाल कर लिया दुकान का फर्नीचर खरीदने के लिए। अच्छा भाई, आप बता दें लोन लिया क्यों था? पहली लाइन पढ़ के बताएं। घर के लिए, घर की गाड़ी के लिए। लोन इस्तेमाल किस में कर लिया? बिजनेस में। अब होली सारा लोन बिजनेस में इस्तेमाल हो गया है, लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं हुआ। एक्सक्लूसिवली का मतलब है नीयत भी वो होनी चाहिए थी। अब आप इस लोन पे जब बैंक को इंटरेस्ट दे रहे होंगे तो बिजनेस के चैप्टर में ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। ही कैनॉट क्लेम द डिडक्शन, ही कैनॉट क्लेम द डिडक्शन, वो खर्चा माइनस नहीं कर सकता, बिकॉज लोन इज नॉट एक्सक्लूसिवली obtained for purpose of acquiring business assets। डब्बे में, क्योंकि लोन बिजनेस के लिए नहीं लिया गया था। तो लोन की नीयत भी ये होनी चाहिए बिजनेस में यूज करना है, और बाद में यूज भी कहां होना चाहिए? बिजनेस में। इसमें यूज तो कहां हुआ? बिजनेस में, लेकिन नीयत बिजनेस की नहीं थी। ओके, पॉइंट 1A,
जी भाई, अगले से अगले सफ़े पे और उससे अगले सफ़े पे और उससे अगले सफ़े पे, सफ़े के टॉप पे जाके पेज 132 के दरमियान में डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वापस आ जाए। इन डेप्रिसिएशन के रेट्स में एनिमल्स का डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है। अब एनिमल्स के बारे में बात करनी है। एनिमल्स अगर बिजनेस में यूज हो रहे हो, एग्जाम्पल पढ़े, एक्सप्लेनेशन के नीचे एग्जाम्पल। टाइम पे आ गए भाई, फिर डिस्टर्ब करते हैं। मिस्टर काशिफ इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग फ्रेश मिल्क। काशिफ ताज़ा दूध बेचता है। 2 ऑफ द काउस, उसकी 2 गायें इन फ्लीट रेवड़ में आर नॉट प्रोड्यूसिंग मिल्क एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए था, चलें एज पर द रिक्वायरमेंट। सो ही हैज डिसाइडेड टू सेल दीज काउस, तो उसने सोचा कि काउस को बेच दे। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय हिम इज ₹20,000 पर काउ। कितने की बेची? 20,000। 3 years back he had purchased them for, जी इधर देखें, 50,000, इधर देखें, 50,000 की आपने 2 काउ खरीदी, यानी ₹1,00,000 की आपने काउस खरीदी। तीसरे साल के एंड पे आपने बेच दी। बेची कितने की? 2,000 एक काउ के, 20,000। तो कितने मिले आपको? 40,000। अब नुकसान टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। इस साल आपने कुछ नहीं करना, इस साल आपने कुछ नहीं करना। तीसरे साल आपने लॉस रिकॉर्ड करना है। जी, लाख वाली चीज 40,000 की बेची, कितना लॉस आया? तीसरे साल आपने क्या रिकॉर्ड करना है? लॉस। तो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हुए तीसरे साल लॉस रिकॉर्ड करना है। वो जो अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ा था वो नहीं करना। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कहो कब दूध देना बंद करोगी? मुझे लग रहा है 3 साल तक मैं इंशाल्लाह दूध देना बंद कर दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तो उस वक्त शायद तुम 40,000 की बिको। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 60 डिवाइड बाई 3, 20,000 20,000 20,000। नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, डिप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं है। तो एनिमल्स को डिप्रिशिएट नहीं करना, बल्कि जिस साल एनिमल्स को आप बेचें उस साल सारा लॉस में डाल देना है। जितना नुकसान आया उसी साल लॉस में डाल देना है। अकाउंटिंग वाले कहेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो गई है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो गई है, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं। 1A, इफ अ बंदा, बिजनेसमैन, पर्सन से मुराद एनिमल नहीं है यहां। इफ अ बिजनेसमैन यूजेस गाय फॉर बिजनेस, नॉट एज स्टॉक, स्टॉक के तौर पे नहीं रखी हुई, इसने बड़ी ईद पे इनको बेचना नहीं है, स्टॉक के तौर पे नहीं रखी हुई। किस लिए रखी हुई है? फिक्स्ड एसेट के तौर पे, मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए रखी हुई है। कसाई की दुकान पे जो भैंस होती है वो स्टॉक होती है, उसने उसको बेच देना होता है, उसने उसको गोश्त करके बेच देना होता है। और इसी तरह जो है, अगर एक दूध बेचने वाला बंदा है वो गाय को स्टॉक नहीं कहता, वो गाय को फिक्स्ड एसेट कहता है, क्योंकि उसने इसे इस्तेमाल करना होता है। If a person uses animal for business not as stock, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, किस लिए रखा हुआ है? मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, नॉट as stock. And animal have मर और become permanently फारग, then मर गया या फारग हो गया, then sale proceed। सेल प्रोसीड कितनी मिली है जी? एक सेल प्रोसीड 40,000। then sale proceed on disposal of carcasses, ढांचा, ऑन डिस्पोजल ऑफ ढांचा या जिंदा एनिमल,
जो भी उसके बेचने पे पैसे आए लेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल विल बी अलाउड एज डिडक्शन। उनमें से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। आगे लिखें डिडक्शन के आगे इन द ईयर ऑफ सेल। ये सारा खर्चा किस साल माइनस होगा? ईयर ऑफ सेल में। Okay. If a person uses animal for business not as stock and animal have died or मर गया है, then sale proceeds less actual cost will be allowed as deduction. Point 2. Where depreciable or an intangible asset is purchased, जहां आप depreciable और intangible asset purchase करें with a useful life of more than 1 year, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। depreciable asset क्या होता है? बिल्डिंग वगैरह। और intangible क्या होता है? सॉफ्टवेयर वगैरह। Where a depreciable asset or intangible asset is purchased with a useful life of more than 1 year, the person must depreciate or amortize it. तो फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट भी किया जा सकता है और अगर इनटेंजिबल्स हो उन्हें अमोर्टाइज भी किया जा सकता है। पॉइंट 3, दो बिजनेस आपस में मिलते हैं, इसको कहते हैं अमलगमेशन। दो बिजनेस आपस में मिलने को कहते हैं अमलगमेशन। जो बड़ी कंपनी होती है उसे कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी, और जो छोटी कंपनी होती है उसे कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनी। बहरहाल इन अल्फाज में जाने की जरूरत नहीं। दो कंपनीज आपस में अमलगमेट हो तो इकट्ठे होने पे उन्हें खर्चे माइनस करने की इजाजत है जी। इकट्ठे होने पे आपके 3 किस्म के खर्चे होंगे। लीगल एडवाइजरी, लॉयर से पूछेंगे एससीसीपी में क्या रूल है इकट्ठे होने का। फाइनेंशियल एडवाइजरी, पैसों का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, कौन सी कंपनी पैसे कंट्रोल करेगी। नंबर 3, एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट में क्या होगा, लेटर हेड चेंज कराने पड़ेंगे, बिल बोर्ड पे नाम चेंज कराना पड़ेगा कंपनी का, ये सारे खर्चे होंगे। इन सारे खर्चों को अलाउ किया जाएगा जिस साल आप अमलगमेट हुए उस साल। पढ़ें, अ डिडक्शन विल बी अलाउड, खर्चा माइनस करने की इजाजत है। फॉर एनी एक्सपेंस, किसी भी किस्म का खर्चा, इनकर्ड बाय एन अमलगमेटेड कंपनी ऑन लीगल सर्विसेज, on financial advisory services and other admin cost relating to planning and implementation of amalgamation. Okay, इस सेक्शन की हेडिंग क्या थी, ये काम जरूर किया करें। सेक्शन की हेडिंग पढ़ के नजर मारा करें। इस सेक्शन की हेडिंग इस सिनेरियो से नीचे लिंक कर रही थी। सेक्शन 20 का 1, इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी को डबल अंडरलाइन कर लें। 20 का 1 रिवाइज करना शुरू करें। एनी मीन सारे खर्चे बिजनेस में माइनस करने की इजाजत है, सारे। इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड। सिर्फ साबित कर दो खर्चा सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया है, बिजनेस के लिए। एनिमल खरीदे हैं तो बेचने के साल में लॉस रिकॉर्ड होगा। और फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदे हैं पॉइंट 3 की रोशनी में कैसे अमोर्टाइज होंगे, लाइफ के ऊपर, ये वो जैसे भी होगा। पॉइंट 3, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रूल्स हमने पढ़ने हैं। पॉइंट 3, और अगर आप दो बिजनेस मिल रहे हैं तो दो बिजनेस में जो मोटे मोटे खर्चे हैं वो माइनस करने की इजाजत है, जैसे लीगल एडवाइजरी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और भी एडमिन के जो खर्चे आ रहे हैं। ओके, सेक्शन 21 में से भाई न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल का मेन हिस्सा सेक्शन 21 के अंदर से आता है। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 21। भाई थर्ड रो में आ जाए और फर्स्ट रो में आप तीनों उठ के और टाइम पे आया करें। आ जाए फर्स्ट रो में आ जाए। थर्ड रो में तो बना दो ना जगह, थर्ड रो में बैठ जाओ। थर्ड रो में
पढ़ें जी, डिडक्शंस नॉट अलाउड। डिडक्शन नॉट अलाउड का मतलब है खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। डिडक्शंस नॉट अलाउड, खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। टैक्सेस जो आप पे करते हैं, दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, वो टैक्सेस जो बिजनेस के प्रॉफिट्स पे किए जाते हैं, पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो लॉ हम पढ़े हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कहा जाता है दिस इज अ टैक्स विच इज पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। अदर्स, अदर्स का क्या मतलब है? नॉट पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट्स पे नहीं किए जाते। नॉट पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट्स पे नहीं किए जाते। उसकी मिसाल टोकन टैक्स कार का, जिसे आप व्हीकल टैक्स भी कहते हैं। व्हीकल टैक्स, टोकन टैक्स। इसकी मिसाल प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस का। ये बिजनेस के प्रॉफिट्स पे नहीं दिया जाता। ये कार के इंजन की सीसी देखना पड़ता है, कितने सीसी है इंजन। ये बिजनेस के प्रॉफिट्स पे नहीं देना पड़ता। ये हाउस या जो बिल्डिंग है आपकी, उस बिल्डिंग के मरले देखने पड़ते हैं, कितने मरले के ऊपर है। अच्छा, नाउ यू आर रनिंग अ बिजनेस। आपके पास एक बिजनेस है और साल के एंड पे आपने 4,30,000 रुपया कमाया। यू विल पे इनकम टैक्स। यू विल पे इनकम टैक्स। आपकी एक छोटी सी दुकान है, जनरल स्टोर है, उस जनरल स्टोर पे आपने 4,30,000 रुपये कमाया। यू विल पे इनकम टैक्स। दुकान आपकी किराए पे थी, यू विल नॉट पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑन योर बिल्डिंग। गाड़ी आपके पास थी नहीं, मोटरसाइकिल था आपके पास, तो यू विल नॉट पे व्हीकल टैक्स कार के ऊपर। एक और बिजनेसमैन आया, उसने कहा जी मेरा तो बड़ा बड़ा बिजनेस है, मेरे तो गुलबर्ग के अंदर जो है वो दुकान है, तो गुलबर्ग में दुकान है, मेरी तो इनकम 4,20,000 नहीं है, मेरी तो इनकम 4 मिलियन है। तो वो इनकम टैक्स भी देगा। जी बिजनेस में मैंने 2 गाड़ियां रखी हुई हैं डिलीवरी के लिए, वो व्हीकल के ऊपर टैक्स भी देगा। वो जो हर साल जिनके पास गाड़ी होगी उनका आइडिया होगा, हर साल जाके टैक्स जमा कराना पड़ता है। बड़ी गाड़ियों पे, छोटी गाड़ियों पे शायद लाइफ टाइम भी जमा करा देते हैं, तो वो गाड़ी पे जाके टैक्स जमा कराना पड़ता है एक्साइज के दफ्तर में। ये गाड़ी की सीसी पर डिपेंड करता है, ये एक अलग टैक्स है। ये बिजनेस के ऊपर टैक्स नहीं है, ये अलग टैक्स है। लेकिन टैक्स आपके बिजनेस का खर्चा तो हो रहा है, बिजनेस का खर्चा तो हो रहा है। और ये साहब कहते हैं कि जी मैंने बिल्डिंग जो है वो गुलबर्ग के अंदर ली हुई है और मेरी ओन्ड बिल्डिंग है, और हुकूमत आके कह रही है कि बिल्डिंग बड़े महंगे इलाके में है, तो ये टैक्स दो आप सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर, कि बिल्डिंग महंगे इलाके में तुमने खरीदी हुई है, तो तुम्हारा कारोबार भी बड़ा चमक रहा होगा, तुम टैक्स दो में। एक बात याद रखिएगा, बिजनेस में प्रॉफिट्स आए या लॉस आए, ये टैक्स देना पड़ेगा आपको। इन टैक्सेस का बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पे
आप कहते हैं ये मुझे इस साल बिजनेस में नुकसान आ गया, गवर्नमेंट कहती है मुझे इससे कंसर्न नहीं, ये मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ इनकम टैक्स, क्योंकि 4 लाख से कम आया तुम्हारा, हाँ 4 लाख से कम आया, चलो इनकम टैक्स तुम्हें माफ। तो तुम्हारी गाड़ी है वो तो 2000 सीसी वाली है, उस पर आके टैक्स दो, और जो तुम्हारी बिल्डिंग है वो भी अमीरों के इलाके के अंदर है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दो। अब आपने करना क्या करना है, पेपर में ढूंढा करने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को आपने जो है वो कर दिया करना है नॉट अलाउड। ये टैक्स जो है वो इस चैप्टर में माइनस कर, जैसे फाइन टू गवर्नमेंट मैंने कहा था ना, माइनस करने की इजाजत नहीं होती। ये वो सेक्शन है जिसका इंतजार हो रहा था काफी अरसे से कि वो कौन से खर्चे हैं जो बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं, क्योंकि जो बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं वो किसी और चैप्टर में भी माइनस करने की इजाजत नहीं। इनकम टैक्स आपको माइनस करने की इजाजत नहीं, बाकी सारे टैक्सेस 3, 4 और ये 50-60 टैक्सेस हो सकते हैं, इसकी कोई लिस्ट नहीं, इसकी लंबी लिस्ट, ये सारे अलाउड है। यहां लॉ मेकर ने बड़ा खुला दिल शो किया, ये अलाउड है। असल में वजह ये पता है क्यों नहीं अलाउ टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं, ये बिजनेस का खर्चा ही नहीं है, अभी टैक्स तो निकला ही नहीं। 4,20,000 जो मैंने आपको बताया उसने कमाया है, इसमें अभी तो उसको पता ही नहीं टैक्स बनता कितना है, तो 4,20,000 में से जब ये टैक्स माइनस कर देंगे फिर दोबारा टेबल में जाएंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे, फिर दोबारा, वो तो अजीब सी बात हो जाएगी। तो इस लॉजिक पे उसने कहा जी ये जो टैक्स निकलता है ना, वो जो पेज 34-35 पे, वो टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसको वो बस गवर्नमेंट को पे करो, बिजनेस का खर्चा नहीं है। बाकी जितने भी टैक्सेस है वो बिजनेस का खर्चा है। तो आज के बाद बस एक चीज देखा करेंगे, जो टैक्स बिजनेस के प्रॉफिट्स पे किया वो एक ही है, उसका नाम वो माइनस करने की इजाजत है, और इसके अलावा जो मर्जी टैक्स पे किया वो रिडक्शन अलाउड। चलें जी नोट करो, ये किसका ए है, ओके जी। एक बिजनेसमैन है, उसका 4,20,000 प्रॉफिट आया, किराए की दुकान पे काम करता है और मोटरसाइकिल है उसके पास, इनकम टैक्स देगा जी। बिल्डिंग पर मरलों के एतबार से प्रॉपर्टी टैक्स देगा, नो। गाड़ी पर सीसी के एतबार से टैक्स देगा, नो। तो सिर्फ कौन सा टैक्स देगा, इनकम टैक्स। ये खर्चा बिजनेस का खर्चा है, नो। नेक्स्ट, दूसरी बात,
एक बंदा है बड़ा अमीर कबीर है, दुकान भी अच्छी जगह पे है, गाड़ी भी रखी हुई है, बिजनेस पे टैक्स देगा? यस। गाड़ी के सीसी पे टैक्स देगा? घर के मरलों पे टैक्स देगा? पढ़े। पेज 128 पॉइंट ए, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड, ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में एनी सेस, सेस टैक्स को ही कहते हैं, इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। एनी सेस, एनी रेट, एनी टैक्स, इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। पेड बाय द पर्सन इन पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री, that is paid on the profits of business or is calculated as a percentage of profit। लिखें, it is only one tax, that is income tax। paid on profits of percentage of profit के आगे it is only one tax, that is income tax। ये सिर्फ एक ही टैक्स है जिसका नाम इनकम टैक्स है। ओके, दोबारा पढ़ें। एनी सेस, एनी रेट और टैक्स पेड बाय द पर्सन इन पाकिस्तान या बाहर का मुल्क, डेट इज पेड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस और इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट्स पे परसेंटेज निकाल के निकला। मैं डब्बे वाला छोड़ दें, अब आपने नहीं पढ़ना जी। डब्बे के नीचे आए पॉइंट बी, इसे काट दें, ये आपके सिलेबस का नहीं है। पॉइंट सी, ये होंडा एटलस कार है, इसने आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो किया। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नजर आया सेल, कॉस्ट ऑफ सेल लेस एक्स जीपी आया, फिर आगे लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आ रहा था सैलरी, कमीशन, रेंट, फीस टू टेक्निकल फीस टू नॉन रेजिडेंट, वो जो हमने एक सेक्शन पढ़ा था, टेक्निकल फीस पेड टू नॉन रेजिडेंट। सैलरी एम्प्लॉय के लिए इनकम है, तो होंडा कार्स के लिए क्या है, इसलिए एक्सपेंसेस में आ रही है। कमीशन होंडा कार्स के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन जो एजेंट है जो गाड़ियां बेचने में हेल्प कर रहा है उसके लिए कमीशन क्या है, इनकम। किराया, फर्ज करें होंडा रेंटेड फैक्ट्री में काम कर रही है, तो किराया होंडा के लिए क्या है, एक्सपेंस, लेकिन मालिक मकान के लिए इनकम। किसी नॉन रेजिडेंट से हमने मशीन सही करवाई, उसको टेक्निकल फीस दी, ये होंडा के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम। तो इस एंगल से कभी इंट्रो की क्लास में शायद आपने सोचा ना हो कि जो चीज़ें हमारे लिए खर्चा होती हैं वो अगले के लिए इनकम होती हैं, जो हमारे लिए खर्चा होती हैं वो अगले के लिए इनकम होती हैं। और हम एज्यूम करते हैं ये सारे लोग अपनी इनकम पे टैक्स जमा नहीं कराएंगे, इसलिए मैंने जो आज अधूरी बात की हुई थी उसे मुकम्मल कर रहा हूं।
मैंने कहा हुआ था बिजनेसमैन एम्प्लॉय की सैलरी इनकम पे टैक्स काटता है। आज मैं आपको बता रहा हूं बिजनेसमैन कमीशन एजेंट की कमीशन इनकम पे भी टैक्स काटता है। बिजनेसमैन बिल्डिंग का जब किराया पे करने लगता है तो बिल्डिंग के मालिक के मकान की इनकम पे भी टैक्स काटता है। बिजनेसमैन नॉन रेजिडेंट को जब लाख रुपया देता है, ये तो पढ़ाया हुआ है, बिजनेसमैन नॉन रेजिडेंट को जब लाख रुपया देने लगता है 85,000 देता है, चैप्टर 4 में पढ़ा था, और 15% टैक्स काटता है। तो बिजनेसमैन इन सारी पेमेंट्स करते हुए ही इज बाउंड टू डिडक्ट टैक्स, उस पर बाइंडिंग है कि वो टैक्स काटेगा। अब टैक्स ना काटने की सजा बता दें क्या होगी। अगर तो इसने ये देखें, सेल 70 रुपए, कॉस्ट ऑफ सेल 10 रुपए, 5 5 5 5 जी, प्रॉफिट 70 माइनस 10 60, 60 माइनस 20 40। इस सेक्शन की थीम समझ लें। अगर इस बंदे ने, बिजनेसमैन ने, इन चारों की पेमेंट्स पे टैक्स काटा तो फिर ये 40 मिलियन पे टैक्स देगा गवर्नमेंट को। लेकिन अगर बिजनेसमैन ने सुस्ती की और इसको भी पैसे दे दिए पूरे, इसको भी पूरे पैसे दे दिए, इसको भी पूरे पैसे दे दिए, इसको भी पूरे पैसे दे दिए, और टैक्स काटना भूल गया, तो ऐसी सूरत में सजा मिलेगी बिजनेसमैन को। सजा क्या मिलेगी कि ये सारे के सारे खर्चे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, नॉट अलाउड। अब बिजनेसमैन बेचारा रोता रोता 60 मिलियन पे टैक्स देगा। अगर टैक्स काट लेता अगलों का तो फिर पेज 34 35 पे जाके 40 मिलियन पे टैक्स जमा कराना पड़ता। टैक्स नहीं काटो अगलों का तो ऐसी सूरत में अब 70 पे माइनस 10 60 मिलियन पे इसको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। जी बताएं, अब बिजनेसमैन को पेमेंट्स करते हुए टैक्स काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? तो इफ नो टैक्स डिडक्टेड तो फिर ये सारे क्या हो जाएंगे? बोलें बोलें बोलें, फिर ये सारे क्या हो जाएंगे? डिस अलाउ, माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। इट इज पॉइंट नंबर सी। चलें नोट करें, इफ नो टैक्स डिडक्टेड तो डिस अलाउ। इसमें से एक बात तो आप, दो बातें आपसे बताई हुई थी। ये भी मैंने बताया हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स काटता है, और ये बात तो मुझे अच्छी तरह याद है बताई हुई थी कि एम्प्लॉयर जो है वो नॉन रेजिडेंट की टेक्निकल सर्विस पर टैक्स काटता है। आज दो बातें और ऐड होंगी। इसी तरह और भी कई चीजें आ सकती हैं, एक और काम भी किया करें, ये डैश डैश डैश, और भी चीजें हो सकती हैं।
पढ़े पॉइंट सी, एनी एक्सपेंडिचर, लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर की मिसाल, एनी सैलरी, एनी रेंट, एक्सपेंडिचर को लाइन करके, एनी एक्सपेंडिचर, पढ़े 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 पढ़े, एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द पर्सन, पर्सन से मुराद है बिजनेसमैन, एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच अ बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स। However, deduction will be allowed, ताहम खर्चा माइनस करने की इजाजत है, कब? If the person, person से मुराद बिजनेसमैन, if the businessman has deducted, अगर टैक्स काट लिया, and paid the tax as required by law, paid को लिखे paid to FBR, अगर दो शर्तें पूरी हो जाएं तो ये टैक्स माइनस करने की इजाजत है। क्या? अगर टैक्स काटा और काट के लॉ के मुताबिक जमा भी कराया, यानी एफबीआर के खजाने में पहुंचाया भी सही, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये खर्चे आपको माइनस करने की इजाजत है। However, ताहम डिडक्शन विल बी अलाउड, खर्चा माइनस करने की इजाजत है, इफ द बिजनेसमैन हैज डिडक्टेड, अगर टैक्स काटा, एंड पेड, पढ़ा करें सा, एंड पेड और जमा भी करा दिया टू एफबीआर, एंड पेड द टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे कि लॉ में चाहा जा रहा है उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। द डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स शेल बी अप टू 20% ऑफ परचेजेस। ओके, सेल्स एक साहब की है 500, परचेजेस 300, नो टैक्स डिडक्टेड। होंडा कार्स कहते हैं कि जी हमने टायर खरीदे हैं, सेल तो करते हैं ना कार्स, सेल ऑफ कार, परचेज करते हैं टायर, टायर 300 के खरीदे, लेकिन टायर वाले दुकान वाले की जो टायर हमारे लिए परचेज थे दूसरे के लिए सेल थे, तो टायर वाले दुकान वाला वैसे तो जाता नहीं था, तो गवर्नमेंट ने हमने कहा जब टायर तुम खरीदने जाओ तो टैक्स काट के ही पैसे देना, तो हम टैक्स काटना भूल गए हैं। अब आप बताओ हमें टैक्स ना काटने के जुर्म की क्या सजा मिलेगी? पढ़े, डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल शेल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। ओके, सेल बोले 500, परचेज बोले 300, डिसअलाउंस, डिसअलाउंस जल्दी बताएं, डिसअलाउंस कितना है? डिसअलाउंस 60, टोटल माइनस डिसअलाउंस इज इक्वल टू अलाउड कितना बोले 240, परचेज टोटल अलाउंस अलाउड
2 फुट, प्रॉफिट टू इट इज योर टैक्सेबल। अब आप 260 पे टैक्स देंगे। परचेजेस के केस में गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी। परचेजेस के केस में गवर्नमेंट ने थोड़ी, परचेजेस के केस में रिलैक्सेशन है और किसी चीज में रिलैक्सेशन नहीं है। असूली तौर पे जुर्म की सजा क्या बनती है वो सुन लें। कितने की परचेजेस की? 300 की। 300 नॉट अलाउड होनी चाहिए क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा है, नो टैक्स डिडक्टेड। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये लफ्ज पढ़ा परचेजेस, इसकी एक और मिसाल आपको दे देता हूं। साथ ही सैलरीज या रेंट भी था 40 रुपए। अब जब वो माइनस करने की बारी आई, परचेजेस लेस करनी है, लेस सैलरीज और रेंट, इस पे भी टैक्स नहीं कटा, इस पे भी टैक्स नहीं कटा, ये सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। इसमें वो 20% वाली लिमिट नहीं है। तो 20% वाली लिमिट कॉस्ट ऑफ सेल में छुपी हुई परचेज के लिए या सबके लिए? परचेज के लिए। इंग्लिश पढ़ें। डिसअलाउंस ऑफ परचेज शेल बी अप टू 20%। ऊपर देखें, व्हाट इज टोटल परचेज? डिसअलाउंस ऑफ परचेज शेल बी अप टू, if 20 is disallowed then 80 is allowed। allowed का क्या मतलब? माइनस करने की इजाजत। चलें जी, नोट कर। हाँ, वो अगर एक्चुअल टैक्स डिडक्ट दे देना फिर आप लोअर ऑफ कर लेना दोनों में से। अगर वो दे दे के 300 में से कुछ पे कटा है कुछ पे नहीं कटा, तो फिर एक्चुअल और उसको कंपेयर कर सकते हो। नहीं, वो तो सेल्स टैक्स ना, वो इनकम टैक्स तो नहीं। Okay. Disallowance for purchase shall be up to 20%। तो फिर अलाउ कितनी हो जाएगी परचेज? 80%। जी, परचेज करेंगे, मिसाल के तौर पर टायर्स का बिल बना ₹1,00,000। अब आप उसे ₹1,00,000 पैसे देते हुए कोई 10-12 हज़ार पर टैक्स काट लोगे और बाकी उसे 88,000 पैसे दे दोगे टायर के। वो सेक्शन 153 हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें टैक्स का रेट दिया हुआ है।
भाई आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए टैक्स काटना है। टैक्स काटने का तरीका आपके सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 149, सेक्शन 233, सेक्शन 155 और सेक्शन 155 के पास ही हैं ये भी कहीं। तो ये सारे सेक्शन के नंबर्स हमारे सिलेबस में नहीं है और ना इन सेक्शंस का मैकेनिज्म है। ये पूरे सेक्शन है, ये इस एक एक सेक्शन को समझाने के अंदर जो है वो सीए फाइनल में एक एक दिन आधा दिन लग जाता है। तो इन पे टैक्स काटना कैसे है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, परचेजेस पे टैक्स काटना है, ना भी काटें तो थोड़ी सी गुंजाइश है, बाकी सब पे टैक्स काटना है, ना काटें तो ये जुर्म है। ये खर्चा अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा? नॉट अलाउड। ओके, सी की आखिरी लाइन पढ़ें। If the tax is recovered by tax authorities, आगे लिखें later on. If the tax is recovered by tax authorities later on, it will be assumed as paid. ये assume कर लिया जाएगा, क्या हो गया है? पे हो गया है। आगे लिखें and deduction will be allowed. अच्छा, थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करना है आपने। इफ द टैक्स इज रिकवर्ड लेटर ऑन बाय टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज के आगे लिखें फ्रॉम एम्प्लॉय। एक मिसाल दे रहा हूं, फ्रॉम एम्प्लॉय। इट विल बी अज्यूम्ड एज पेड। आगे क्या लिखा है? इट विल बी अज्यूम्ड एज पेड एंड डिडक्शन शैल बी अलाउड। जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सैलरी 5 की फिगर को छोड़ें, सरासिफ की सैलरी इनकम के ऊपर राइज वालों ने टैक्स काटना था। सरासिफ को ₹1,00,000 सैलरी पूरी पकड़ा दी, टैक्स काटना भूल गए। अब गवर्नमेंट वाले सरासिफ के पास गए और सरासिफ को जाके कहा भाई आप टैक्स दें अपना, आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा। सरासिफ ने उन्होंने टैक्स दे दिया। अब गवर्नमेंट वालों ने किससे रिकवर किया? एम्प्लॉयर से रिकवर किया, एम्प्लॉय से। अब एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट रिलैक्स कर देगी, चलो खैर है यार, आइंदा मेरा ध्यान रखना, आइंदा ध्यान रखना, तुम्हें टैक्स काटना चाहिए था, तुमने गड़बड़ किया, आइंदा ध्यान रखना, लेकिन अब हमने उससे ले लिया इसलिए तुम्हें खर्चा माइनस करने देंगे। तो वैसे ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। आम हालात में क्या होता है? आम हालात में ये है कि किसकी जिम्मेदारी है टैक्स काटना? बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन को टैक्स काटना चाहिए। अगर बिजनेसमैन टैक्स ना काटे, खर्चा माइनस करने की इजाजत। अगर बिजनेसमैन इनमें से किसी बंदे से टैक्स काटना भूल जाए और बाद में गवर्नमेंट जाके उस बंदे से खुद टैक्स ले ले, तो फिर ऐसी सूरत में बिजनेसमैन को खर्चा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स तो पहुंच गया। इसलिए आखिरी लाइन दोबारा पढ़ें। इफ द टैक्सेस, आगे क्या लिखा हुआ है? लेटर ऑन, लेटर ऑन, बोले बोले, रिकवर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज। किससे? किससे? फ्रॉम एम्प्लॉय। सरासिफ से रिकवर हो गया, इट विल बी अज्यूम्ड एज पेड। आगे अब डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, अब डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, अब खर्चा माइनस करने की इजाजत है, अब कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। ओके, एक दुकानदार है, उसकी सेल है
500 और कैलकुलेटर कितने परसेंट दिया होगा पॉइंट, उसकी सेल है 5000। और उसने कमीशन पे किया है 15। अब हमने इस दुकानदार की इनकम निकालनी है, रिक्वायर्ड इसकी इनकम निकालें। एज्यूमिंग कमीशन पेड पेएबल पढ़े। कमीशन पेड पेएबल एक्सीडिंग 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज फॉर प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन एज्यूमिंग लिस्टेड इन नहीं थर्ड शेड्यूल नहीं, एज्यूमिंग ही इज appearing assuming number 1 number 2 he is appearing in active taxpayer list, he is not appearing इन एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट क्या होती है? एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट ये होती है कि हर साल गवर्नमेंट एक लिस्ट इशू करती है कि हमारे फला टैक्स पेयर्स हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर हैं और ये हर साल टैक्स जमा कराते हैं, ये हर साल टैक्स जमा कराते हैं। अब पढ़ें, पहले नीचे वाली लाइन पढ़ें। फुल कमीशन विल बी अलाउड इफ द पर्सन इज अपीयरिंग इन full commission will be allowed if the person is appearing in active taxpayer list। अब जो आंसर बनेगा ए वाला वो क्या बनेगा? बोले 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 full commission will be allowed if the tax if he is appearing in जी क्या बनेगा? 5000 माइनस 15 4985। और अगर उसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर कभी टैक्स जमा कराता है कभी टैक्स जमा नहीं करवाता, तो ऐसी सूरत में सेल लेस कमीशन लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। एक्चुअल कमीशन बताएं कितने? 15। 0.2% ऑफ सेल 10। 0.2% ऑफ सेल 10 जी। लोअर 10। इनकम 4990। नोट कर लो, ये कौन सा पॉइंट है? सी ए।
किसको पूरा कमीशन माइनस करने की इजाजत है? और जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा उसे कमीशन लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाजत। सीए में पहला नीचे वाला पढ़े। However, बोले however, full commission will be allowed as deduction if person is appearing in, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है तो कमीशन सारा माइनस कर ले, कोई मसला नहीं। लेकिन ऊपर पढ़े, पिछले सफे से मिला के फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। फॉलोइंग खर्चे माइनस करने की इजाजत, कमीशन पेड एक्सीडिंग 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल। कमीशन एक्सीडिंग 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल। देखें इधर, व्हाट इज कमीशन? 15। व्हाट इज 0.2% ऑफ सेल? व्हाट इज एक्सीडिंग? 5 is, then 10 is, दोबारा सोचें, what is sale? What is what is sale? What is 0.2% of sale? 10 is 0.2% of sale. What is actual? What amount is exceeding? What amount is exceeding? 5. 5 is not allowed, then it means, बहरहाल लॉ बड़ी मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस बात का असल मतलब लोअर ऑफ है, असल मतलब है लोअर ऑफ एक्चुअल। और लिख सकते हैं पॉइंट सी ए के लेफ्ट पे असल रूल क्या है, या राइट पे, लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। जी इस बात को ना डबल अंडरलाइन करके छोड़ दें। फॉर प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। जब हम थर्ड शेड्यूल में जाएंगे मुझे याद कराइएगा, आपको बता दूंगा इधर आके दोबारा कि थर्ड शेड्यूल कौन सा वाला था। तो फॉर प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल को अंडरलाइन करके, डबल अंडरलाइन करके इसको छोड़ दें, इसको डबल अंडरलाइन करके छोड़ दें। ओके, वी आर वेरी लकी डेट मेन थिंग, जो अजीब छोटी छोटी चीजें थी वो ओवर हो गई हैं। अब आगे सारा बड़ा आसान है और पास पेपर में टेस्ट भी आगे से ही ज्यादा होता है। आगे इस पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, अभी सेक्शन 21 की बात कर रहा हूं जी। एक्टिव टैक्स पे लिस्ट की डेफिनेशन आई डोंट नो आई के अपनी किताब में क्यों नहीं डाली, वो सिलेबस में है, डेट नीड्स टाइम टू एक्सप्लेन। ओके, बस मैंने आपको इसलिए हल्का सा हिंट दे देता हूं, जो बंदा हर साल टैक्स जमा करा रहा हो, थोड़ी सी बात मैं बीच में कर देता हूं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं होती इसलिए लिखवानी जरूरी नहीं होती। पॉइंट डी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द लिमिट्स। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाए तो नॉट अलाउड या अलाउड? नॉट अलाउड जी। एंटरटेनमेंट की मिसालें पढ़ें जी। A deduction for entertainment expenditure shall be allowed if the expenditure is wholly and exclusively for the purpose of business and is incurred outside Pakistan। जी भाई, पाकिस्तान से बाहर भी किसी को खाना खिला सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, कोई मसला नहीं। incurred outside Pakistan on entertainment for business transactions। अच्छा, कई दफा ऐसे होता है कि आप बाहर नहीं खाना खिलाते, आपका हेड ऑफिस बाहर आपके कस्टमर्स को खाना खिला के आपको बिल भेज देता है। तो कई दफा हेड ऑफिस भी बता सकता है कि आपके बिहाफ पे हमने आपके कस्टमर्स को खाना खिला दिया था। और वेयर एक्सपेंडिचर इज अलाउड एलोकेटेड एज हेड ऑफिस। खर्चा फिर किया किसने, बता दिया बाद में आपको। बताएं, हेड ऑफिस के भेजे हुए खर्चे बिजनेस में अलाउ किया करेंगे, नहीं अलाउ किया करेंगे? किया करेंगे, किया। ये नॉट अलाउड की लिस्ट नहीं है, मजे की बात सुन लें, पॉइंट 1 पढ़ें। ये नॉट अलाउड की लिस्ट नहीं है, ये अलाउड की लिस्ट है। कैसे? अ डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट शैल बी अलाउड। जी पहली बात बताएं, आउटसाइड पाकिस्तान के खर्चे अलाउड है। दूसरा, हेड ऑफिस के भेजे हुए खर्चे। नेक्स्ट, इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स। पाकिस्तान में बाहर के कस्टमर को बुला लिया, उसे खिलाना पिलाना अलाउड है।
अच्छा जी, सप्लायर्स भी हो सकते हैं। इनकर्ड एंड एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एट बिजनेस प्रेमिसेस, ये फॉरेन कस्टमर्स हैं या लोकल होंगे? लोकल होंगे, क्योंकि पॉइंट बी में कौन से कस्टमर्स कवर हो रहे हैं? फॉरेन। तो फिर इसमें कौन से कस्टमर होंगे? लोकल। डी, इनकर्ड एट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ एजेंट्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की मीटिंग पे चाय, डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स की मीटिंग पे खाना, ये अलाउड है खर्चा? नॉट अलाउड है? अलाउड है। इनकर्ड एट ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस, कर ले बेशक, नई ब्रांच खोलने पे दावत की, ये दावत अलाउड है? नॉट अलाउड है? अलाउड है। चलें, कल हम इनको रिवाइज करेंगे, 5-7 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर दोबारा आगे से चलेंगे।